Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 11th history chapter number first early societies. अब early societies means जब से जो ह्यूमन है वो अर्थ पर आया है तब से उसने लगातार क्या करी है, प्रोग्रेस करी है। अपनी जो लाइफ है उसको और बेटर बनाने के लिए बहुत सारे उसने क्या करे, काम करे। और उसी सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ की, कैसे उसने डिस्कवरी की राइटिंग की, इन्वेंशन किया राइटिंग का, और उसके बाद जो उसके चेंजेस हुआ कि कैसे उसने एक विलेज लाइफ से सिटी लाइफ में एंटर करा। और अगर हम प्रेजेंट का एक एग्जांपल देखें तो क्या देखते हैं कि विलेज से जो सिटी लाइफ है वो बहुत ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन था अर्थ पे उसकी डिस्कवरी, यानी हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से पर्टिकुलर टाइम पे कौन कौन सी जो स्पीसीज थी ह्यूमंस की वो एग्जिस्ट करती थी और क्या रीजन रहा उनका कि उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट था एक सिंपल लाइफस्टाइल से लेकर एडवांस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने आज कर रहे हैं उनको कैसे इन्फोर्स किया गया। अंडरस्टैंड। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली कुछ टॉपिक है जिनको ध्यान में रखकर ही हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बेस करता है। अंडरस्टैंड। सो क्या पढ़ने वाले हैं, राइटिंग एंड सिटी लाइफ पढ़ने वाले हैं हम। उसमें हमारा जो फर्स्ट ऑफ द टॉपिक है वो क्या होगा, मेसोपोटामिया एंड इट्स सिटी लाइफ। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की। तो देखो मेसोपोटामिया एक जगह है ना, और अगर इसका मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी जगह जो क्या हो, एग्रीकल्चर लैंड हो एक, है ना। और इसका जो मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग बनता है दजला और फरात, एक दो तरह की नदियां हैं, उन नदियों के बीच की जगह, किसकी जगह, उन दो नदियों के बीच का जो लैंड है वही कहलाता है मेसोपोटामिया। इट मींस कि हमें एक बात तो पता चल रही है कि सर जो ये मेसोपोटामिया का एग्रीकल्चर लैंड है ये फसलों के हिसाब से यानी एक लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो मेसोपोटामिया है यहाँ हमें क्या मिलेगा, जो ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। तो वाटर यहाँ पे है सफिशिएंट और उसी वाटर की हेल्प से ये जो लैंड है वो एग्रीकल्चर हम उस पर कर सकते हैं। तो फूड का हो गया। और ये जो प्लेस है ये एक ऐसा जगह है जहां पे जो ह्यूमन है वो रहने की सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छे सोर्सेज हैं। अंडरस्टैंड। और अगर प्रेजेंट की बात करूं तो मेसोपोटामिया इराक में एग्जिस्ट करता है। कहां है? इराक में एग्जिस्ट करता है प्रेजेंट टाइम की। अंडरस्टैंड। तो हमें एक आइडिया लग गया कि हम जो कल्चर पढ़ने वाले, हम जो सोसाइटी पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में है, वो मेसोपोटामिया के बारे में है, जो कि प्रेजेंट में कहां है, इराक में एग्जिस्ट करता है ना। और इसका मीनिंग क्या होगा, दो नदियों के बीच में जो जगह है, इट मींस कि दजला और फरात नदियों के बीच की जो जगह है वो कहलाती है मेसोपोटामिया। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, कि जैसे जैसे इन्होंने क्या करा, इनके पास ये जगह थी, डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर किया उन्होंने, बहुत ज्यादा आगे प्रोसेस हुआ, तो कैसे ये जो उनकी लाइफस्टाइल थी, उनका जो सिग्निफिकेंस था अर्बनिज्म का, वो कैसे डेवलप हुआ। अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो ये होता है कि हमारे पास जब अच्छे सोर्सेज हैं तो हम उन बेसिक सोर्सेज के बारे में थोड़ा कम सोचकर हम दूसरी चीजों पे फोकस स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो एक मोटिव क्या होता है कि हाँ हम उस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं कि जो हमारे पास नहीं है। अंडरस्टैंड। तो अगर हमारे पास, है ना, प्रॉपर फूड है, प्रॉपर वाटर है, प्रॉपर रहने के लिए लैंड है, तो क्या करेंगे, हम जो बेसिक नीड है उसको एक बार साइड में रखेंगे कि हाँ वो तो हमें डेली रेगुलर मिल रहा है, बट अब बारी है कुछ नया सोचने की। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ह्यूमन ब्रेन की। क्या करता है वो कि जो उसके पास चीजें हैं उनको वो साइड में रखकर दूसरी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और वही चीजें उसको इन्फोर्स करती है नई नई टेक्नोलॉजी को और अच्छी बेहतर बनाने में, या फिर नए इन्वेंशन में, नई डिस्कवरी में। गॉट इट? उसके बाद है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। अब बात करते हैं कि मेसोपोटामिया से, चलो ये हुआ कि एक विलेज लाइफ से उन्होंने डिसाइड क्या किया कि हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करेंगे जहां क्या हो, जहां बहुत अच्छे सोर्सेज हो हमारे लिए, बेसिक सोर्सेज। तो उसके लिए मोस्टली क्या करेंगे, एंशिएंट टाइम पे वो जाएंगे एक जगह से लेकर दूसरी जगह,
अंडरस्टैंड। तो नोमेडिक टाइप के जो लोग थे वहां उस वक्त बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते थे और उनका यही मकसद था कि हमें एक ऐसी जगह पे रुकना, एक ऐसी परफेक्ट जगह पे रुकना है जहां हमारे पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज एंड सोर्सेस हो। अंडरस्टैंड। तो जब उनके पास सोर्सेस होने लगे तो उन्होंने क्या करा, सोर्सेस को परचेज एंड सेल करना स्टार्ट करा। अंडरस्टैंड। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे अपना जो बिजनेस सिस्टम है वो नहीं था, है ना। तो उस टाइम पे एक सिस्टम था बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है बेसिकली बिना करेंसी का बिजनेस, कि हमारे पास कोई चीज कोई थिंग अगर है वो ज्यादा है और किसी दूसरे पर्सन के पास ऐसी कोई चीज है जो हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन उसको शेयर करते हैं कि हाँ आपके पास नहीं है तो आप ये रखो और मुझे उसमें से आप एक हिस्सा जो है, एक पार्ट जो है उसमें से मुझे दे दो। तो ये होता था बार्टर सिस्टम। तो यहीं से स्टार्ट क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, कि चीजों को कैसे हम क्या करें, सिटी में उसको ट्रांसफर करें। जो चीज है, गुड्स मींस क्या होता है, यहां सामान है, लगेज की बात करें, जिसको बिजनेस के लिए यूज किया जाता था। ओके, अब यहां देखो हुआ क्या होगा एक्चुअली में, इमेजिन करते हैं कि देखो हमें क्या पता है, मेसोपोटामिया एक ऐसी जगह है जो दजला फरात नदियों के बीच का लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। अब यहाँ क्या होता होगा, चलो यहाँ प्रॉपर फूड है और वाटर सोर्सेस है, बट यहाँ सेफ लैंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिवर है, कभी भी फ्लोड आ सकता है। फ्लोड आया तो क्या होगी, नुकसान होगा इनका। तो क्या डिसाइड किया होगा कि हम ऐसा एक लैंड ढूंढेंगे जहां हमारे रहने के लिए परफेक्ट प्लेस हो, वो सेफ प्लेस हो, है ना। तो हमने क्या करा, एक ऐसा लैंड डेवलप किया, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करी जहां हमारे रहने के लिए परफेक्ट प्लेस हो। अब हमें क्या चाहिए, हम जो यहाँ पर उगा रहे हैं, जो क्रॉप्स हम बो रहे हैं इधर, वो हमें क्या करनी है, यहां से ट्रांसफर करनी है उधर जहां हम रह रहे हैं, जहां हमारे पास अच्छा सोर्स है स्टोरेज का, उसे सेफ रखने का। किससे, फ्लोड से या फिर दूसरे जो नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, सबसे सेफ रखने के लिए। तो ऐसे करके डेवलपमेंट किसका स्टार्ट हुआ, सिटी लाइफ का। अंडरस्टैंड, कि जहां पर लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाए, अच्छी सुविधाएं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाए। अंडरस्टैंड। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। सिटीज के अंदर जो सामान का मूवमेंट है, परचेज एंड सेल का, वो स्टार्ट हुआ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज का बिजनेस करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें उसका अकाउंटिंग सिस्टम भी पता होना चाहिए कि हाँ अकाउंट सिस्टम जरूरी है हमारे लिए, कि हमने कितना सेल करा, कितना अर्न करा, अंडरस्टैंड, कितने हम लॉस में जा रहे हैं और हमारे पास क्या क्या है। तो उन्होंने क्या करा, स्टार्ट करा, क्या करना, कि जो भी उनके पास चीजें हैं उसको रिटर्न हम कैसे सेफ रख सके, कैसे हम दूसरों को बता सके कि हाँ ये उस दिन ये चीज जो है वो डिसाइड हुई थी। तो ऐसे करते धीरे धीरे, यूं नहीं कि बस अगले आज सोचा हमने और कल ये चीजें स्टार्ट हो गई, नहीं, इसमें लाखों साल लग गए। एक छोटी से छोटी चीज को डेवलप करने के लिए बहुत लंबा समय इसके अंदर लगा है। सो नेक्स्ट आता है द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। अंडरस्टैंड। तो अब जब हम क्या करें, हम अपने लेवल पे सोचते हैं कि आज लैंग्वेज बहुत सारी है, बहुत सारी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक नई कोडिंग लैंग्वेज बनाता हूं जो सिर्फ मुझे आती है। अंडरस्टैंड। तो मुझे उसके लिए क्या बनाना होगा, मुझे उसे सीखने के लिए एक सोर्स बनाना होगा कि जिसमें मेरे सारे सिंबल्स और उनका मीनिंग हो। अंडरस्टैंड। और वो मीनिंग कौन सी लैंग्वेज में होगा, जो सबको समझ में आती है, और जो कोड होंगे वो मैं डिसाइड करूंगा। तो बिल्कुल ये सही यहां होता होगा कि हाँ उन्होंने कुछ कोडिंग बनाया और उसके बाद उसका ग्रामर भी बनाया, कि ताकि लोगों को समझ में आ सके कि मेरा जो कहने का मीनिंग है, जो लिखने का मीनिंग है, एक्चुअल में उसको एक्सप्लेन कैसे करना चाहता हूं। तो ऐसे क्या हुआ, जो राइटिंग सिस्टम था वो डेवलपमेंट हुआ। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी पास्ट में, एंशिएंट टाइम में हमें मिली है। अंडरस्टैंड। कुछ चीजें पढ़ी गई हैं, कुछ चीजें नहीं पढ़ी गई हैं। तो जो चीजें पढ़ी गई हैं वो उसी बेस पे कि उन्होंने उसका पूरा एक ग्रामरली जो सिस्टम है वो पूरा बनाया है ना। तो हम क्या करते हैं, उस साइन को दोनों से मैच कर लेते हैं। अगर वो ग्रामरली सोर्सेस हमारे पास नहीं हो तो हम क्या करते हैं कि दूसरी जगह से ऐसा कोई सोर्सेस मिले हैं कि जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ इसका मीनिंग ये हो सकता है, तो हम क्या करते हैं उसको अलग से रख लेते। और जब भी कोई थर्ड जगह पर ऐसी कोई हमें चीज मिलती, हम उसको क्या करते, उसको मैच करते। अगर मैच हो गया तो हमारा जो आइडिया है बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज हम ढूंढते कि इसको हम और कैसे एक्सप्लेन कर सके या फिर किसको समझा सके। अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब जैसे क्या हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ किसका, राइटिंग का। लोगों ने लिखना शुरू किया होगा। अब शुरू किया तो हर किसी के समझने की बात तो है नहीं, है ना, क्योंकि उसमें जब हमें
केव्स में देखते हैं तो हमारे सिंबल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिंबल्स मिलते हैं। और वही उनकी स्टार्टिंग थी किसकी? राइटिंग की। अब सिंबल में ऐसे है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें पता है, सिर्फ उनकी डायग्राम देखते ही हम बता सकते हैं कि ये बुल है या फिर डॉग है या फिर फिश है। अंडरस्टैंड? तो ये स्टार्ट हुआ था इनका राइटिंग सिस्टम। और इस सिस्टम को कैसे टाइम टू टाइम इंप्रूव हुआ है वो उनकी तय करती है जनरेशन। जैसे कि एक जनरेशन हुआ जिन्होंने स्टार्ट करा, अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने उसको थोड़ा और अपडेट करा। ऐसे करते करते जो अपडेट स्टार्ट हुए वो सारे, जो एक हिस्टोरियन है वो क्या करता है, वो चेक करता है कि अच्छा अब जैसे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें लिखी मिलती है, रिटर्न में मिलती है ना। और हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट कि पास्ट में जिस वर्ड का मीनिंग था प्रेजेंट में सेम उसी वर्ड का वही मीनिंग होगा, हम ये नहीं कह सकते। क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, जो मीनिंग है वो भी चेंज होते रहते थे। और हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीजें किस टाइप से एक्सप्लेन की जाती थी वो भी हमें पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ सिटीज के अंदर गुड एंड परचेज का, उसके बाद क्या सिस्टम स्टार्ट हुआ, राइटिंग का। और जब राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसका पूरा का पूरा सिस्टम होगा कि कैसे लिखा जाए, कहां लिखा जाए और किन किन सोर्सेज को हमें ध्यान में रखा जाए। और फिर बात आती है लिटरेसी की। अंडरस्टैंड? अब लिटरेसी क्या होता है? लिटरेसी होता है घुमंतु, हिंदी में अगर वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा ह्यूमन या फिर ऐसी ऐसी कोई स्पीसीज जो सिर्फ एक जगह नहीं रहती। अंडरस्टैंड? जैसे आज हम देखते हैं जैसे कि शेडर्स है, हर्डर्स है, वो क्या करते हैं, उनके पास एक जानवरों का झुंड होता है और उनको जहां उनके लिए अच्छी जगह मिलती है, जानवरों के लिए ग्रेजिंग के लिए जहां उनको अच्छी जगह मिलेगी वो वहां उनको ले जाते हैं, उनको चराते हैं और वापस ले आते हैं, है ना। तो ऐसी जो स्पीसीज है वो कहलाती है लिटरेसी। अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी काफी सारे विलेजेस में ये जो कम्युनिटी है वो एग्जिस्ट करती है। अंडरस्टैंड? और उस टाइम पर भी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो मेसोपोटामिया का प्लेस है सिर्फ एक जगह था, दजला फरात नदी के बीच में। क्या इसके अलावा बहुत सारी जगह थी? बिल्कुल, पूरे के पूरे जंगल भरे थे। तो ये क्या करेंगे, इनको अपने जानवर पालना स्टार्ट करना था, जानवर पालने पड़ेंगे। अब जब जानवर ये पालेंगे, एनिमल डोमेस्टिक एनिमल करेंगे तो उनकी क्या केयर करनी पड़ेगी, उनके लिए फूड भी जरूरी है। तो जब यहां उनको प्रॉपर नहीं मिलता तो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं। किनके लिए? एनिमल्स के लिए। क्योंकि पहले एग्रीकल्चर का सिस्टम इतना डेवलप नहीं था कि हम क्या करें, एक जगह पर रह करें, क्या करें, उसको फिर वहां फसल बोए, फिर उसको फिर उगाएं उसको और उसको तब तक रखवाली करें उसकी जब तक हम उसको यूज ना कर ले। ऐसा नहीं था। तो पहले सिस्टम क्या था, लिटरेसी का सिस्टम था। लोग एक जगह नहीं रुकते थे, अलग अलग जगह चेंज करते रहते थे। अंडरस्टैंड? देन यूजेस ऑफ राइटिंग, जैसो डेवलपमेंट हुआ राइटिंग का, बना कि लिखा गया, ओके, सिंबल्स बनाए गए, फिर उसका सिस्टम बना, फिर उसका यूज किया गया। यूज कहां करेंगे? फर्स्ट ऑफ द सिंबल होगा बिजनेस में, कि हमें बिजनेस में अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए कि हाँ उसको इतना सेल करा, उससे इतना परचेज करा। तो यहां से ये सिस्टम क्या हुआ, इसका यूज होने लगा। फिर नॉर्मली कन्वर्सेशन में यूज होने लगा, उनके आइडियाज होने लगे। और फिर जब हम उसके बाद में हम देखते हैं जितने भी किंग हुआ करते थे वो अपनी जितनी भी खूबी होती थी, जैसे मैंने क्या करा, मैंने अगर को बात करता हूं कि मैंने एक वॉर लड़ी, एक वॉर में मैंने किसी दूसरे किंग को डिफीट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो प्रशंसा है वो लिखवाऊंगा पत्थरों पर कि बस आ जाओ, अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरी तारीफ करनी है जितनी हो सके। और जो जितनी अच्छी तारीफ करेगा मैं उसको उतनी अशरफिया दूंगा, गोल्डन बॉल्स। अंडरस्टैंड? उतनी मैं उसको दूंगा। तो क्या करते थे, फिर कल्चर स्टार्ट हुआ राइटिंग का कि हाँ ये हमारे किंग हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। और वही कल्चर आते आते आज हम देखते हैं कि हर किसी के पास पेंसिल पेन पेपर तो इजीली मिल जाता है। अंडरस्टैंड? बट जो इंपॉर्टेंस है राइटिंग की, कि पहले जो किंग लिखवाते थे वो हर जगह इंपॉर्टेंट होता था। अगर मैं आज अपनी बुक में लिख दूं, कोई भी नोटबुक में लिख दूं, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट होगा? नहीं। अगर कल को वो आर्टिकल छप जाए तो मे बी वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट करंट टाइम में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि पास्ट में जो सब लिखा गया था उसकी प्रेजेंट में बहुत ज्यादा वैल्यू है, खासकर की एस्ट्रोलॉजर्स है उनके लिए, क्योंकि वहां उनको सोर्सेज मिलते हैं कि ये जो कम्युनिटी थी, ये जो सोसाइटी थी, वो कैसे रही होगी। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट आता है अर्बनाइजेशन इन साउथर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग। अब देखो, अब मैं अगर नॉर्मली बात करूं, क्या हुआ, जैसे कि कोई स्पीसीज है ये, अंडरस्टैंड,
कोई भी स्पीसीज है ये, अच्छा लग रहा है? ओके। तो क्या हुआ, पहले ये ग्रुप में रहते थे, सारे सारे एक साथ रहते थे जितने भी थे, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा यूज करना स्टार्ट करा, है ना। थोड़ा सा उन्होंने क्या एडवांस रूल था वो यूज करना शुरू करा। तो क्या करेंगे, अब इन जितने भी लोगों का ग्रुप था उनमें से क्या होगा, एक होगा वो होगा सुपर इन सबसे, अंडरस्टैंड, जिसको इन सबसे ज्यादा पता होगा। फिर क्या करते ये कि ये पूरा ग्रुप इकट्ठा होके ये कहता कि सर आप जो है ना वो आप हमारी लीडरशिप करो, क्योंकि आपको उस बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो जिसने भी अपने ब्रेन का थोड़ा सा यूज एक्स्ट्रा कर लिया तो उसको मान लेते थे कि आप क्या हो, आप हमारे लीडर हो, अंडरस्टैंड। फिर जो ये लीडर होता था, अंडरस्टैंड, ये लीडर होता था, ये क्या करता था, अपने आप को थोड़ा और, यार ये तो सिर्फ लीडर ही हुआ, नहीं मुझे थोड़ा और जो हायर सीट है वो अचीव करनी है। तो फिर क्या करते थे, ये बताते कि नहीं एक ऐसी पावर है जो हमें दिखाई नहीं देती, अंडरस्टैंड। तो उसी पावर ने मुझे यहां भेजा है, क्यों, क्योंकि मैं आप सबसे स्मार्ट हूं, मेरे पास ब्रेन है। तो मुझे किसने दिया, मुझे उस गॉड ने दिया है। किसने दिया है, गॉड ने दिया है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को बता रहा है कि मैं एक गॉड का एक मैसेंजर हूं। कौन हूं, मैं गॉड का एक मैसेंजर हूं और उन्होंने मुझे भेजा है आप सबकी लाइफ को सेट करने के लिए। सर सेट कैसे होगा, प्लीज हमें बताओ। कुछ नहीं, बस आपको जो मैं कहूंगा वो फॉलो करना होगा, अंडरस्टैंड। तो ऐसे करके ग्रुप्स बनना स्टार्ट हुए, ग्रुप्स बनना स्टार्ट हुए, लीडरशिप हुई और सामने आए किंग। अब ऐसे किंग सामने आए जो क्या करते थे, जो अपने आप को तो कोशिश करते थे कि मैं सबसे क्या हूं, अपर लेवल पर हूं और जो मेरा किंगडम है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो धीरे धीरे से ये चीजें डेवलप हुई और एक की बजाय दो, दो की बजाय तीन, तीन की बजाय चार, जो जिस एरिया में रहता था उसने उस एरिया की क्या ले ली, लीडरशिप ले ली। और लीडरशिप के बाद क्या होगा, आगे काम होगा, वो अपने एरिया को, अपने जो किंगडम है उसको और उसकी जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज है उसको बढ़ाएगा। वॉर होंगी और उस वॉर को अगर हम एक साइड में रखें, अंडरस्टैंड, उसका कल्चर का डेवलपमेंट देखें, है ना। वॉर हमारे लिए बाद का मैटर है पूरा का, हमें इसमें अभी सिर्फ कल्चरल जो थिंग्स है वो डिस्कस करनी है, अंडरस्टैंड। तो जो कल्चरल जो इसमें जो कल्चरल डेवलपमेंट हुए, टेम्पल्स बनाए गए, जो किंग्स था उनके मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, और ना उन्होंने अपने अपने बारे में इतना कुछ लिखवाया कि बस यहाँ एक किला बनो जिस किले का नाम हो दीपक महल, अंडरस्टैंड। यहां एक ऐसा मॉन्यूमेंट होना चाहिए जो लगे कि सबसे यूनिक है, अंडरस्टैंड। तो ये रिवर बनवा दो, इसका नाम रख दो दीपक रिवर, अंडरस्टैंड। तो ऐसे करके जो किंग है वो खुद के जो मॉन्यूमेंट थे वो बनवाते थे, साथ ही साथ वो ध्यान रखते थे कि हाँ कि एक परम शक्ति है, एक पावर है, सुपरनेचुरल पावर है जो क्या कर रही है, हम सबको ब्लेस कर रही है। तो फिर क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं पास्ट की बात करूं, इनसे पहले की बात करूं, तो ये सुपर पावर किनको पूछते थे, इनके लिए था सन, मून, ये नेचर, ये सब इनके लिए गॉड था। तो उन्होंने क्या करा, उनकी वर्शिप शुरू करी। तो वर्शिप करने के लिए डिसाइड किया गया कि प्लेस तो होना चाहिए, तो टेंपल्स बने। और वही हम डिस्कस करते हैं कि जो मेसोपोटामिया का जो साउथर्न सिस्टम था, जहां अर्बनाइजेशन हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि जब वहां अर्बनाइजेशन होगा तो चीजें बनेंगी, किंग्स होगा, जब किंग होगा तो वो मॉन्यूमेंट बनवाएगा जिसमें टेंपल थे, बिल्डिंग से बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हम। नेक्स्ट, लाइफ इन द सिटी। अब प्रेजेंट की बात कर लो, एक मैं आपको कहता हूं एक विलेज की लाइफ है और एक सिटी की लाइफ है, दोनों में से आप कौन सी चूज करना पसंद करोगे। अब ये डिपेंड करता है आपके नेचर पर कि अगर आपको थोड़ा सा पीसफुल एरिया चाहिए तो आप जाओगे विलेज में कि मैं तो बस एक अकेला पसंद इंसान हूं, मुझे शांति चाहिए, मुझे नेचर के बीच में रहना है, तो मैं किसको चूज करूंगा, विलेज को। और अगर मुझे हाईफाई लाइफ चाहिए, मुझे प्रॉपर एक पूरी अपॉर्चुनिटी चाहिए, पूरा जॉब सिक्योर चाहिए, तो मैं चाहूंगा कहां, सिटी लाइफ में। तो जैसे ये पूरा अगर मैं कहूं कि ये डेवलपमेंट कहां हो रहा था, धीरे धीरे विलेज लाइफ से डाइवर्जन था इनका सिटी लाइफ की तरफ।
और फिर लोगों को पता चला कि सिटी लाइफ का मीन्स क्या होता है, कि बहुत ज्यादा सोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज। अंडरस्टैंड? तो उस वक्त सिटी लाइफ का जो सिनेरियो था वो कैसा था, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड अ ट्रेंडिंग टाउन इन द पेस्टोरल जोन। अब पेस्टोरल जोन के अंदर उस वक्त ट्रेंडिंग टाउन कौन कौन से थे? अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने कहा कि हाँ हमें क्या करना है, हम एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में स्टडी करने वाले कि एंशियंट टाइम में वहां क्या क्या चीजें हुई, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सब पूरा चीज एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें सोर्सेज कहां कहां मिले हैं। तो जहां हमें सोर्सेज ज्यादा मिलेंगे हम वहां क्या करेंगे, वहां और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे। अंडरस्टैंड? तो वो हमारे लिए क्या हो गया, कि हमारे लिए सोर्स हो गया कि हमें वहां ज्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सोर्सेज मिल रहे हैं। तो अगर सपोज करो कि अगर मैं आज विलेज लाइफ को सिटी लाइफ को कंपेयर करता हूं, तो आप किसको चूज करोगे? सिटी लाइफ को। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा सोर्सेज है। तो एक इमेजिन करने वाली बात होगी कि मे बी अगर हमें ज्यादा सोर्सेज मिले एक्सकेवेशन के अंदर, तो वो मे बी क्या हो सकता है, सिटी लाइफ हो सकता है, या फिर कोई अच्छा टाउन हो सकता है वो जो बहुत ज्यादा डेवलप था। क्यों? क्योंकि वहां हमें वो चीजें मिली है। दैट मीन्स ऐसा कौन सा ट्रेंडिंग टाउन था पेस्टोरल जोन के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। पूरा का पूरा एक्सकेवेशन देखेंगे, कैसे उसके अंदर क्या क्या मिला, कैसा उसका सिटी स्ट्रक्चर था, कैसी उसकी इंजीनियरिंग थी, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है सिटीज इन मेसोपोटामिया कल्चर। हमने देखा, हमने स्टार्ट कहां करा, दजला फरात नदियों के बीच से करा, और ये जो डेवलपमेंट स्टार्ट होके होके कहां पहुंचा, सिटी लाइफ। और जब सिटी लाइफ तक हम पहुंच जाएंगे, हम देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए एक सेफ हाउस बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, किंग के लिए मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं। तो मेसोपोटामिया सिटीज के अंदर जो कल्चरल डेवलपमेंट था वो कितना ब्रॉड हो गया था। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि हमें बताती है कि उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, हमसे भी ज्यादा एडवांस रही होंगी। अंडरस्टैंड? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमें डायग्राम्स मिलते हैं जहां जहां एरोप्लेन्स का जिक्र मिलता है हमें, और ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है जो इन्वेंशन फ्यूचर में आके होने वाले या फिर हो चुके हैं। और वो मिलता है उस टाइम में जब लोगों के पास पूरे रिसोर्सेज ही नहीं थे, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल जर्नी होने वाली है अपनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया कि हम पढ़ना स्टार्ट कहां से करेंगे, और उसके बाद आता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट अर्ली सोसाइटीज which is often traced to the beginning of human existence from the remote past, millions or years ago। हजारों लाखों साल पहले जो ह्यूमन था, एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। देखो, अगर मैं उसको साइड में रख के एक बात करता हूँ, सिंपल सी बात, सेपियंस की बात करता हूँ, होमो सेपियंस की बात करता हूँ, तो क्या हुआ, हमें जो इसके अच्छे एविडेंस मिलते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग पे अर्थ पे जो ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो हमें कुछ 3.5 लाख साल पहले का मिलता है। वो कैसे हुआ? क्योंकि अफ्रीका में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें कुछ हजारों साल पहले कुछ उनके जीन जो हैं उन पे टेस्ट किया गया था, और उनके टेस्ट से पता चला कि हाँ, जो सबसे ज्यादा ओल्ड स्पीसीज है वो कहां, वहीं एग्जिस्ट करती थी। बट वो तो लाइफ हो गई विलेज लाइफ, वो तो पुराने आदि मानव हो गए कि जिन्होंने सिर्फ खाना और रहना सीखा था, मारना काटना सीखा था। बट उनका जो डेवलपमेंट है एक पूरे कल्चर की तरफ, वो स्टार्ट करते हैं मेसोपोटामिया से। अंडरस्टैंड? तो हमें पता लगा कि जो बिगिनिंग हुई ह्यूमन की वो कहां हुई होगी। उसके बाद हम देखेंगे भाई, अब जब आदि मानव थे, उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो बाई जनरेशन हुआ, है ना। अब जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं मेंडलीफ का रूल है मटर के पौधे पर, है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही ह्यूमन सेपियंस के अंदर भी वही रूल अप्लाई होता है कि जीन बाय जीन उनके जो ब्रेन है उनका डेवलपमेंट होता रहा, और उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। और उसी का जो डिवाइडेशन है, जो एक इंडस्ट्रियल एक रिवोल्यूशन तरह का एक रूप है, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो है होमो सेपियंस। जो फाइनल आउटपुट था, जो हम आज के आउटपुट है होमो सेपियंस, उसका जो फर्स्ट कहते हैं एग्जांपल हमें होमो सेपियंस के अंदर मिलता है। और उससे पहले भी रही बहुत सारी स्पीसीज रही थी जिन्होंने वन बाय वन चेंज अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट करा था। अंडरस्टैंड? सो archaeologists have made attempts to reconstruct the lives of early people to find out about the shelter in which they live and the food they ate
by gathering plant produce and hunting animals and the ways in which they expressed themselves. अब यूं तो है नहीं कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने बस डायरेक्ट उस जगह पे गए हमें पता कर लिया, नहीं, क्योंकि हमारे पास 11th में हमारे पास एक पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक है जिसके बेस पे हम सारी स्टडी करते हैं। अब ये बुक किसने लिखी है? आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा होगा, फिर हिस्टोरियंस ने उनको सोचा, फिर उसको एक पूरा मैटर बनाया, तब लिखा गया। तो हम चलते हैं उसके फर्स्ट स्टेप पर कि कैसे इनके बारे में इनको पता लगा होगा, कि इनके बारे में जो ये स्पीसीज थी उनके बारे में पता कैसे चला कि अगर मैं चाहूं, अगर हम आज चाहें तो हम भी ऐसी डिस्कवरी कर सकते हैं जो इन्होंने अभी तक नहीं करी। बस हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जो थिंकिंग एरिया उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करना होगा, साइड बाय साइड हमें सोचना होगा। अंडरस्टैंड? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अब तक इन्होंने क्या देखा और कौन कौन से व्यू से, कौन कौन से चीजों से उन्होंने सोचना स्टार्ट किया होगा। जैसे कि अब आर्कियोलॉजिस्ट की बात करूं, वो क्या करते हैं, उनको जो भी चीज मिले उनके लिए वो क्या, एक सिंबल, एक सोर्स है। जैसे कि क्या करा, वो कहीं प्लेस पर गए, उन्होंने पता लगा कि हाँ, मैंने जैसा कि कहा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट मिलता है हमें ह्यूमन स्पीसीज का, वो कहाँ मिलता है? अफ्रीका में मिलता है। वहां गए, वहां उन्होंने जीन टेस्ट करा पहले तो, जो साइंटिस्ट द्वारा किया गया था। उसके बाद उन्होंने इसको इकट्ठा किया, सोर्सेज। और सोर्सेज कैसे मिलेंगे कि ऐसी जगह जो या तो किसी पुराने दब चुके या फिर उसका एक्सकेवेशन कर रहे हो। अब उसके अंदर वो ढूंढते हैं कि वो कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे। अंडरस्टैंड? अगर मैं आज का किसी एग्जांपल लेता हूं कि अगर किसी पर्सन के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानना, तो हम क्या देखेंगे कि वो किस टाइप का फूड लेता है और किस टाइप के वो हाउस में, शेल्टर में रहता है। अंडरस्टैंड? तो देखते हैं कि अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग में रह रहा है, इट मींस वो रिच फैमिली से है, और एक नॉर्मल फैमिली में रह रहा है, इट मींस वो मिडिल क्लास से, हमने जज कर दिया। और अगर वो नॉनवेज खा रहा है, इट मींस वो नॉनवेज है, वेज खा रहा है तो वेजिटेरियन है। तो हमने क्या करा, हमने उन दोनों चीजों के आधार पर उस इंसान को, उस ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर दिया अपने हिसाब से। अंडरस्टैंड? तो बिल्कुल आर्कियोलॉजिस्ट है वो यही करते थे कि भी हमें चेक करना है कि कैसे शेल्टर में वो रहते थे। अब वो जो शेल्टर में रहेंगे वहां मिलेंगे उनको एविडेंस, कैसे कि अगर कोई पर्सन यहाँ 10 साल तक रहा है तो उसने वहां चेंजेस किए होंगे, वहां कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो एविडेंस उन्होंने वहां रखा होगा, खुद के सिंबल रखे होंगे, खुद के लिए जो भी उनके पास था, जिनको वो सोचते थे भाई हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम क्या करते हैं, अपने पैसे घर में छुपा कर रखते हैं, बिल्कुल वो भी तो रखते होंगे। तो ऐसे करके उन्होंने कुछ चीजें मिलती है जिस एविडेंस के बेस पर वो आगे की जो हिस्ट्री है वो देखते हैं, है ना। जिसमें क्या क्या है, जिसमें हम देखते हैं वो शेल्टर, जिन घरों में वो रहते थे वो किस तरह के होते थे, और फूड वो किस तरह का फूड खाते थे। क्योंकि हम देखते हैं इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी है, हर तरह का एनिमल हर जगह नहीं मिलता। तो अगर वो कोई ऐसे एनिमल को खाते थे, इट मींस कि वो एक उस परफेक्ट एरिया में मिलता था, है ना। तो हमें क्या इजी होता है हमारे लिए कि हम उस एरिया में जाके करें, एक्सकेवेशन करें। तो वैसे ही मिलता था इनको, और साथ में ये पता चलता था कि इनके पास कौन कौन से जो ईटेबल्स थे वो अवेलेबल थे। अंडरस्टैंड? और कौन किन किन चीजों के बारे में उनको पहले से पता था और उनको बाद में पता लगा। ये पता किससे लगता है? ये उनके फ्रूट प्रोडक्ट से। और उसके लिए क्या करते, अगर उन्होंने एनिमल को जानवर खाया तो उसके क्या करते, उसकी हड्डियां जो है, स्केलेटन है उसका, वो ढूंढते थे, मिल गया तो अच्छा। और वो भी कंडीशन होती थी कि अगर इस कंडीशन में मिला इट मींस कि वो खाया गया है, और उस कंडीशन में मिला इट मींस कि उसका डोमेस्टिक एनिमल है। अब ये बोलूं कि अगर एक डायनासोर का पूरा स्केलेटन किसी एक परफेक्ट जगह पर पूरा सिक्योर मिला, इट मींस ये थोड़ी हो जाएगा कि वो डायनासोर एक डोमेस्टिक एनिमल है, नहीं। वो भी डिपेंड करता है कि उस वक्त का कल्चर कैसा था। अंडरस्टैंड? उसके बाद आती है फूड प्रोडक्ट की। तो मैंने बताया कि एनिमल्स कैसे ढूंढते थे, और प्लांट क्या क्या है कि प्लांट अगर मिट्टी में दब जाए तो वो या तो अगर उसका जो बीज होगा, सीड होगा, वो तो उग जाएगा, या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी एक मेटल बॉक्स में या किसी पत्थर के नीचे दब के बच जाए तो वो भी जले हुए या फिर रोस्टेड जो थिंग्स है वो मिल जाते थे। और उसी का क्या करते, बाद में टेस्ट करते थे, पता लगता है वो कितने टाइम पुराना है और कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते थे कि मैं क्या हूं इस सोसाइटी के लिए। जैसे कि ये बात करें, ये पूरी की पूरी मेसोपोटामिया की सिटी है। अंडरस्टैंड? मेसोपोटामिया की ये पहले की नहीं अब की है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह का एरिया था, दजला और फरात नदी के बीच का जो कल्टिवेटिव लैंड था वो था। अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इंक्लूडेड द यूज ऑफ फायर एंड ऑफ लैंग्वेज
And finally, you can find out whether the lives of people who lives by hunting and gathering today can help us to understand the past. अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि जो हमें सबसे पहला अटेम्प्ट मिलता है अफ्रीका में मिलता है, अंडरस्टैंड। अब उससे ये क्या पता चले कि पास्ट में लोग ऐसे होते होंगे, वो पता लगता है इनके कल्चर से कि अभी प्रेजेंट में वहां जो लोग रह रहे हैं, जो एक ट्राइबल वहां रह रहा है, उनका कल्चर कैसा है। उस कल्चर को जानने के बाद हमें कुछ आइडिया लगा सकते कि हाँ, जो पुराना कल्चर था उसमें इतने ज्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे, तो इस एक लेवल तक वहां चेंजेस हो सकते हैं। तो पता क्या चलेगा कि जब प्रेजेंट में हमारे पास वहां एक कोई सोर्स अवेलेबल है कि जिसके बेस पे हम ये पता लगा सके। तो सबसे पहला था जीन का सिस्टम, कि वहां जो लोग रह रहे थे हजारों साल पहले, उनका जीन टेस्ट किया गया था। तब पता लगा कि ये जितने भी सारे हैं ये अलग अलग ट्राइबल फैमिलीज थे, है ना, जो बाद में एक साथ होके बाद में रहने लगे और उन्होंने अपनी फैमिली जो थी वो वहां डेवलप कर ली, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट, some of the earlier cities, those of Mesopotamia and present day Iraq, these cities developed around temples, were centers of long distance trade. अब देखो ये पूरा का पूरा ग्लोब है, ये हमारा इंडिया, दो प्लेस छोड़ के ये क्या आता है इराक, जहां की हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की, अंडरस्टैंड। क्या कह रहा है कि प्रेजेंट डे जहां का स्टडी कर रहे हैं हम वो है इराक। और अगर हम वहां की बात करते हैं तो वहां क्या अभी भी सिटी के आउटसाइड में क्या बने हुए हैं, टेंपल बने हुए हैं। टेंपल के बीच में जो सिटी है वो एग्जिस्ट करती है, और जो उनका गुड्स परचेज का सिस्टम वो अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस से होता है। इट मींस कि कहीं ना कहीं वो अभी तक पुराने कल्चर को क्या कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, पुराने कल्चर को नहीं छोड़ा है, प्लस साथ में जो नया कल्चर है उसको भी साथ में अडॉप्ट कर रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही लीड करता है उनको नए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है कि उनका कल्चर कैसा था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिमेन्स ऑफ ओल्ड सेटलमेंट्स and abundance of written material are used to reconstruct the lives of the different people who live there: craftspeople, scribes, laborers, priests, kings and queens. देखो जिस तरह के हमें सोर्स मिलेंगे, अगर मुझे क्या मिला, मुझे मिला किसी पत्थर पे क्राफ्टिंग की गई है, बहुत सुंदर क्राफ्टिंग की गई है, तो मैं क्या बोलूंगा, शायद यहां कोई क्राफ्ट पर्सन रहता होगा, अंडरस्टैंड। अगर किसी किंग का कोई स्कल्पचर मिला है मुझे, इट मींस कि वहां किंग था। कोई अगर बड़ा प्लेस मिला है, किंग था, वहां रहता होगा और ये डेवलपमेंट उन्होंने किए होंगे। अब किंग है तो साथ में क्वींस होगी, क्वीन अगर होंगी इट मींस कि साथ में वहां की पॉपुलेशन होगा, सिटी लाइफ होगी। तो हमें क्या मिलता है, वहां पूरा का पूरा जो सिटी लाइफ का एविडेंस है वो उन जगहों से मिल सकता है। और आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो तो बस बेताब रहते हैं कि उन्हें कोई एक छोटा सा भी एविडेंस मिल जाए जिसके बेस पे वो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो क्या करते थे, लिख देते थे, अंडरस्टैंड। You will notice how pastoral people played an important roles in some of these towns. और पैस्टोरल क्या होते हैं, घुमंतु प्राणी, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, किसके लिए, अपने लिए, अपने ट्राइबल के लिए या फिर अपने डोमेस्टिक एनिमल के लिए। अब क्यों ढूंढते थे, इन सर्चिंग ऑफ फूड। अब फूड जहां मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अपने देखते हैं दूसरी जगह देखते हैं। अब इनका इस हिस्ट्री के डेवलपमेंट में क्या फेवर या फिर क्या इनका जो इंटरफेयर है वो हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जहां ये रहते होंगे, जहां पहुंचते होंगे, वहां इनके एविडेंस मिलते हैं, इनके फूड के वेस्टेज मिलते हैं, इनका जो हियरिंग है उनके एविडेंस मिलते हैं कि अगर कुछ टाइम भी रहते हैं, अगर हम 6 मंथ्स भी किसी जगह पर रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। हम काफी चीजें हैं जो हम हमारे हिसाब से लगाते हैं, जैसे कि अगर मैंने कोई एक प्लॉट रेंट पे लिया है, अगर मुझे 6 महीने वहां रहना तो मैं क्या करूंगा, उसके आसपास प्लांटिंग कर दूंगा और एक अच्छा रहने के लिए नेचुरल प्लेस जो है वो प्रिपेयर करूंगा। बिल्कुल उन्हीं के फेवर से हम ये देखते हैं कि अगर वो जहां भी जाते होंगे वहां वो अपने एविडेंस जरूर छोड़ते होंगे। और अगर कहीं उनको एक परफेक्ट प्लेस मिल गया तो हमारे लिए क्या था, एक एविडेंस कि अच्छा क्या ऐसी इसमें
क्या एक ऐसी क्या कहते क्वालिटीज रही होंगी कि जिसके बेस पे उन्होंने ये तय किया कि नहीं, ये प्लेस जो है हमारे लिए क्या है, परफेक्ट है। A question to think about is whether the many activities that went on cities would have been possible if Britain had not developed। कि जो भी चीजें आज हमें पता लगती है इन सिटी से जाने पर, सिटी से डाइवर्ट होने पर या फिर ट्रेवल करने पर, अगर ये लिखते नहीं, अगर राइटिंग कल्चर डेवलप होता ही नहीं तो क्या हमें पता लग पाता? नहीं, हमें इतनी चीजें पता नहीं लग पाती जितनी हमें आज पता है। जैसे कि अगर हमें कोई एक एविडेंस मिलता कि इन्होंने बना रखा है, क्या बना रखा है, इन्होंने एक बड़ा सा डायनासोर बना रखा है। क्या बना रखा है? बड़ा सा डायनासोर बना रखा है। अगर इसके साथ में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है तो क्या मैं बता सकता हूं कि या डोमेस्टिक होगा या हंटिंग किया या फिर इन्होंने अपने पूर्वज को मानकर या फिर अपने एंसेस्टर को मान के इनकी वर्शिप करी है? कुछ नहीं कह सकता मैं, बस मुझे ये पता कि हाँ कुछ ऐसा इनके पास मिला है, बट मैं क्लियरली एश्योर नहीं हूं कि वो किस यूज में इसको लेते होंगे या फिर इन्होंने इनके लिए उनका मेन एक्चुअल में क्या था। वो पॉसिबल किससे हुआ? वो हुआ राइटिंग से, क्योंकि हमारे पास सिंबल मिलते हैं। हम क्या करते हैं, सिंबल को मैच करते हैं कि क्या दोनों सिंबल मैच हैं, और पॉसिबल है कि सिंबल के साथ हमें उनका ग्रामर रिसोर्स भी मिल जाता है। तो अगर ग्रामर रिसोर्स हमारे पास मिले, उसमें कुछ डायग्राम्स ऐसे जो हमारे समझ में आए, तो फिर हमारे लिए इजी होता है उस स्क्रिप्ट को पढ़ना कि एक्चुअल वो कहना क्या चाह रहे हैं। Understand? You may wonder how people who lived in forest, in caves or temporary shelters and rock shelters for millions of years began to eventually live in village and cities। बिल्कुल, ये तो हमारे एकदम थिंकिंग एरिया से पूरे ब्रॉड लेवल का टॉपिक है कि ऐसा क्या होगा कि जो लोग हंटिंग पे ज्यादा फोर्स कर रहे थे, उनको हंटिंग बस मिल जाए, कोई जानवर पकड़ के खा के फ्री है। हम जो केव्स में रहते थे, जंगलों पे पूरे फॉरेस्ट लाइफ पे डिपेंड थे कि जो उनका फूड रिसोर्स है वहीं से है, तो क्या ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने स्टार्ट करा विलेज लाइफ में रहना, और फिर विलेज लाइफ से जो डेवलपमेंट हुआ सिटी लाइफ में, और फिर हम देखते हैं आज का जो प्रेजेंट कल्चर हमारे सामने है। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि उन्होंने उन केव्स को छोड़कर प्रेफर करा कि हाँ मैं ऐसे प्लेस में रहे जहां बहुत सारी चीजें, इन्वायरमेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, प्रॉपर फूड सप्लाई हो गया, या फिर इन्होंने सोचना शुरू करा कि नहीं यहाँ हमारी क्या है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, पूरी हमारी जो लाइफ सिक्योर हो। क्योंकि केव्स में क्या होगा, कभी भी कौन सा थर्ड एनिमल आया मार के खा गया उनको पता ही नहीं चला। सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी भी नहीं थी, और अगर कोई कुछ खाने के लिए मिला तो ठीक, वरना फिर इनको भूखा रहना पड़ता था। तो वो भी क्या हुआ, फूड इनसिक्योरिटी होगा, इम्प्रॉपर फूड हो गया। तो कुछ ऐसे रीजन रहे होंगे जिसके बेस पे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रॉपर हमारी सिटी लाइफ डेवलप करेंगे जिसमें हमारे पास एक मोटिव हो, हमारी लाइफ सर्वाइव करने का एक मोटिव हो, और हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को क्या कर सके और डेवलप कर सके। और उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्क था या फिर इंपॉर्टेंट लीडरशिप थी, वो वहां के लीडर करते थे कि जिनके पास थोड़ी बहुत भी सोचने की क्षमता होती उन सब लोगों से एक्स्ट्रा, वो कहते कि नहीं हमें ये करना चाहिए। और सबसे बेस्ट इफेक्ट पड़ता है जब ये चीजें पूरे के पूरे ग्रुप के सामने डिस्कशन हो, क्योंकि जब डिस्कशन हो रहा है तो बहुत से लोग ऐसे तो काउंटर करते कि नहीं ये चीज गलत है, इसको ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। तब आती है नई चीजें सामने की, हाँ जो डेवलपमेंट है उसको हम ऐसे बहुत अच्छा जो है वो कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? लेट्स गो। वेल, this story is long and relate to several developments that took place at least 5,000 years before the establishment of the first cities। और यही स्टोरी है कब की, जब फर्स्ट सिटी स्टेबलाइज हुई थी उससे 5,000 साल पहले की। One of the most far-reaching changes was the gradual shift from nomadic life to settled agriculture। क्या हुआ था कि जो घुमंतु थे, जो नोमैडिक पर्सन थे, नोमैडिक लाइफ सोसाइटी जो सरवाइव कर रहे थे, उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो क्या था, लाइफ को सेटल कर लेना। वो कैसे करेंगे,
पहला बेस क्या था उनका, पहली जो बेसिक नीड थी वो था फूड एंड वाटर। तो उन्हें पता लगा कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसा एक जगह हो जहां पे हमें प्रॉपर सप्लाई होते रहे फूड एंड वाटर की, तो हम क्या करें, वहां एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सेटल हो जाए। अंडरस्टैंड? तो क्या हुआ होगा कि नोमैडिक से जो सेटल लाइफ है वो स्टार्ट हुआ, विच बिगन अराउंड 10,000 ईयर्स एगो। जो कब स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट टाइम से 10,000 ईयर्स एगो, प्रायर टू द एडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले उन्होंने क्या अपनाया होगा फूड के लिए, कि जब वो अपने जानवरों के लिए, खुद के लिए प्लांट बेस्ड फूड खाते थे तो क्या करते, ढूंढते थे फॉरेस्ट में, अगर फल मिल गया तो ठीक है। फिर उन्होंने आइडिया आया थोड़ा सा, किसी भले इंसान, किसी लीडर ने बोला, दीपक सर जैसे, कि हम क्या करें ऐसा कि हमें क्या है, जो ये फूड प्रोडक्ट है हमें ढूंढना ना पड़े और हमें एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल हो। अब इसमें तो एक चीज ये है कि वो क्या सोच रहे हैं, डेवलपमेंट का सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम सोचें कि पॉइंट ऑफ व्यू सोचे कि वो थोड़ा लेजी थे, क्या थे, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था वो थोड़ा लेजी होने लगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुझे ढूंढना पड़े, मेरे लिए इनसिक्योरिटी हो, वहां ढूंढूंगा, तो अच्छा रहेगा कि मुझे एक ही प्लेस पे सब कुछ हो जाए। तो क्या कर रहे थे, वो थोड़ा लेजी हो रहे थे, और लेजी होना कभी कभी होता फायदेमंद। जब पर्सन कोई लेजी होता है तो क्या करते हैं, वो नए तरीके ढूंढता है उन चीजों को बहुत आसान करने के लिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिर डेवलप करा एग्रीकल्चर का जो एडॉप्शन था वो उन्होंने कर लिया, कि हम क्या करेंगे, अब हम फार्मिंग करेंगे, कि हम तब तक एक जगह पर रहेंगे जब तक वो पूरी की पूरी जो क्रॉप्स है वो राइप नहीं हो जाती, पूरी पक नहीं जाती, हम उसका यूज नहीं कर लेते, जब तक हमारे पास वो सोर्सेस हैं हम उसी जगह पर रहेंगे। Understand? People had gathered plant produce as a source of food slowly. They learned more about different kinds of plants, where they grew, the seasons when they bore fruit, and so on. अब जैसे जैसे कोई प्लांट आ रहा है ना, 6 प्लेसेस 6 फॉरेस्ट में मैं घूमा और अलग अलग सीजन में घूमा, तो मुझे पता लगा कि नहीं, विंटर में तो, जैसे विंटर की बात करूं तो विंटर में जनरली क्या आता है, एप्पल आता है, सबसे जो है कहते हैं भाई कॉस्टली फ्रूट है। अंडरस्टैंड? उसके बाद अगर मैं समर की बात करूं, मैंगो हमारे लिए अच्छा है, पर अभी प्रेजेंट में क्या है, हर सीजन में हर वेजिटेबल अवेलेबल है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले जो सीजन आता था हमें वही जो फ्रूट है, वही वेजिटेबल जो है, सीजनल वेजिटेबल फ्रूट्स अवेलेबल थे। तो धीरे धीरे इनका नॉलेज क्या हो, डेवलप हुआ कि अच्छा विंटर में ये चीजें उगती हैं तो समर में ये उगती हैं, और ऐसी चीजें भी हैं जो पूरे के पूरे साल है ना हर सीजन में उगती है। तो फिर क्या करा उन्होंने जो सीड्स ग्रोइंग है वो स्टार्ट करी, और देखा कि हाँ कब जो हमारे सीड्स हैं वो क्या फ्रूट बन जाएंगे, और ऐसे करते करते जो कल्चरल है वो डेवलप हुआ, किसके बेस पर, प्लांट के बेस पर, और धीरे धीरे उनके लिए लैंड एग्रीकल्चर होना इजी हो गया। फिर उसके लिए क्या करने लगे, उनके लिए वो जानवरों को पालने लगे कि हाँ बैल है तो हमारे लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसमें, फार्मिंग में, एक लैंड को कल्टीवेट करने में हेल्प करेगा। फिर क्या बने इंस्ट्रूमेंट्स कि उनको हमें कैसे यूज में लेना है, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट ही स्टार्ट हुआ। फ्रॉम दिस दे लर्न टू ग्रो प्लांट्स इन वेस्ट एशिया। कहां स्टार्ट हुआ था, वेस्ट एशिया में। वेट, अगर एशिया की बात करूं मैं तो मोस्टली 48 कंट्रीज है उसके अंदर, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, पूरा का पूरा पोर्शन है, 48 कंट्रीज उसमें इंक्लूड है। और एशिया के वेस्ट एशिया में, यानी ईस्ट से अपोजिट वेस्ट साइड में उन्होंने क्या करा, wheat and barley, peas and various kinds of pulses were grown. क्या करना स्टार्ट करा, जो पल्सेस थी उनकी फार्मिंग करनी स्टार्ट करी। ये पूरा का पूरा एशिया है। अंडरस्टैंड? अब उसको क्या करते हैं, अब हम डायरेक्शन देंगे कि जो फ्रंट है वो क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी, और ये जो वेस्ट, इट मींस कि जो ये वाला एरिया रहा होगा हाईलाइटेड एरिया, इन एरिया में क्या करते थे, वो पल्सेस ग्रो करते थे, है ना। तो क्या स्टार्ट हुआ, वेजिटेबल पल्सेस, फिर धीरे धीरे करते दूसरे वेजिटेबल्स आई, और आज हम देखते हैं कि इतनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स हैं जो शायद पहले हमने नहीं देखी होगी। अंडरस्टैंड? इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, कहां की बात कर रहा हूं, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूं, और वहां की क्या बात कर रहे हैं वो, दैट ग्रू इजीली वर मिलेट एंड राइस। मिलेट वाज आल्सो ग्रोन इन अफ्रीका, कि जिस बाजरे की हम बात करते हैं कि वो तो गांव में उसकी रोटी खाते बाजरे की, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ यहां नहीं है, सिर्फ राजस्थान में बाजरा नहीं था, बल्कि
वो ऐसी जगह पे था जहां पे कम पानी से भी उसको उगाया जा सके। साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है वहां ये उगाया जाता था। इट मींस कि हमें उसको पानी कम देना पड़े। और आज जो मिलेट है वो हर जगह उगाया जाता है, मोस्टली राजस्थान की बात करते हैं, अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अफ्रीका का है ना। रेगिस्तान की बात करें, हमें डेजर्ट की बात कर रहे हैं। अराउंड द सेम टाइम पीपल लर्न हाउ टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल, पिग एंड डंकीज, है ना। सेम उसी टाइम। अभी डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा? ये हुआ होगा फार्मिंग से, कि जैसे उन्होंने स्टार्ट करा कि एक लैंड को कैसे कल्टीवेट करते हैं, तो उन्होंने जरूरत महसूस की अगर हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड होता तो हम इसको और जो ब्रॉड तरीके से वो कर सकते थे। तो फिर उन्होंने क्या करा, इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा, जिनमें क्या है, शिप है, गोट है, कैटल है, पिग है, डंकीज भी है। क्योंकि डंकीज की बात करें तो उनको तो बस कोई भी काम दे दो, आप सारा काम कर लेंगे बिना कुछ कहे। तो मैं मानता हूं कि डंकीज था उनको डोमेस्टिकेट करने का बहुत ज्यादा इजी हुआ होगा, है ना। और पिग यूज करते थे वो मीट के लिए, कैटल और गोट एंड शीप करते थे वो किसके लिए, वो वुलन के लिए, ठंड में वुलन क्लॉथ से बने करने के लिए। और बाद में गोट एंड कैटल है मिल्क प्रोडक्ट के लिए, अंडरस्टैंड। प्लांट फाइबर्स सच एज कॉटन एंड फ्लैक्स एंड एनिमल फाइबर्स सच एज वूल वर नाउ वोवन इनटू क्लॉथ। और आज जो है इनके क्या है, क्लॉथ बने जाते हैं। समवॉट later about 5000 years ago domesticated animals such as cattle and donkeys were harnessed to plows and carts, है ना। क्या बनाएगी, उनके लिए गाड़ी बनाएगी कि हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए इजी है, डंकी के पीछे गाड़ी लगाई, लगेज उस पर डाला, चलो ट्रेवल करते हैं, हम वर्ल्ड टूर करेंगे। तो ये कहां से डेवलपमेंट हुआ कि जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि अरे रुको डंकी किस काम आएगा, इसके पीछे लगाते हैं गाड़ी, कितना वेट ये ले सकता है। तो वो सब उस वक्त की बात है कि उन्होंने कैसे डेवलपमेंट था उन्होंने स्टार्ट करा। एंड दीज डेवलपमेंट्स लेड टू अदर चेंजेस एज वेल। व्हेन पीपल ग्रू क्रॉप्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस टिल द क्रॉप्स रिपेंड राइपन। जैसा कि मैंने कहा कि कब तक रहना होगा, कि जब तक वो फसल पूरी तरह पक नहीं जाती थी, जब तक वो उस फसल का हम उस क्रॉप का हम पूरी तरह यूज नहीं कर लेते, हमें वही रहना पड़ेगा। क्यों? अदरवाइज हम चले गए यहां से तो पूरी की पूरी जो हमारी मेहनत है वो क्या हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी फिर। And so settled life became more common, and with that people built more permanent structure in which to live. This was also the time when some communities learned how to make earthen। और वही हम देखते हैं कि एक नॉर्मल जो ह्यूमन था, जो एक पहले जानवर की तरह रह रहा था, डेवलपमेंट उसका कहां उसको लीड कर रहा है, विलेज लाइफ से सिटी लाइफ। और जैसे ही वो वहां एंटर कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो अपने आप को रिवोल्यूट कर रहा है। कैसे? एग्रीकल्चर उसने सीख लिया है, प्लांटिंग उसने सीख ली है, डोमेस्टिकेट एनिमल्स करना सीख लिया है। अब क्या बना रहा है वो मिट्टी से बर्तन बना रहा है, पोट्स। जो स्केचिंग है या फिर स्कल्पचर सेटिंग है या फिर मोल्डेड जो पॉट्स है वो बना रहा है। कौन बना रहा है? वही ह्यूमन जो पहले एक आदि मानव की तरह रहा करता था, जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं था, बट अपनी उस नॉलेज को बढ़ाकर उस ब्रेन का यूज करके उसके जो पूरा का पूरा क्या कर लिया है, रेवोल्यूट कर दिया है। दीज वर्स यूज्ड टू स्टोर ग्रेन एंड अदर प्रोडक्ट्स टू प्रिपेयर एंड कुक a variety of foods made from the new grains that were cultivated। फिर क्या हुआ, पॉट्स बनाएंगे। पॉट बने तो क्या हुआ कि हम अच्छा रहेगा कि ग्रेन्स को अगर खुले में रखने की जगह स्पॉट में रख दे कि कोई इंसेक्ट भी इसके अंदर नहीं जाएगा। और बात करें कुकिंग की तो मेरा आइडिया क्या कहता कि कुछ ऐसा हुआ कि कभी आग जला के बैठे थे, है ना, तो एक मीट का टुकड़ा खा रहे थे, तो गलती ने क्या करा, गलती से किसी ने एक मीट का टुकड़ा उस आग में फेंक या फिर चला गया गलती से। तो जब उनको उस टुकड़े को उन्होंने टेस्ट करा ना, उनको लगा अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा यमी है, रोस्टेड चिकन। फिर क्या करा, उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दी होगी, है ना। कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिनके बेस पे या तो वो गलती से हुए या फिर उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से क्या करा, उसको डेवलप करना स्टार्ट करा। तो ऐसे स्टार्ट हुई कुकिंग, है ना, कि जो पहले मीट वो नॉर्मल रॉ मटेरियल खाते थे वही उन्होंने क्या करा, रोस्टेड करके खाने लगे क्योंकि बहुत यम्मी लग रहा था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, इनफैक्ट अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन वाज गिवन टू प्रोसेसिंग फूड्स।
उसके बाद जो ज्यादा अटेंशन थी वो किसको दी गई? प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स एंड मेक देम टेस्टी एंड डाइजेस्टिबल। जैसा कि मैंने कहा कि जो रॉ मीट है उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा हार्ड रहेगा, बट अगर वही मेरे को रोस्टेड दे दिया जाए तो यम्मी होगा, टेस्टी होगा, डिलीशियस होगा और डाइजेस्ट करने में थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बर्न हो चुका है। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद ज्यादा फोकस किस पे किया गया? फूड को, फूड प्रोसेसिंग को, जो कुक प्रोसेसिंग है उसको और ज्यादा अच्छी बनाकर हम फूड को टेस्टी बना सके। और वही जो कल्चर आज आते आते इतना इतना रेवोल्यूट हो गया है कि हम ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं, है ना? जिसमें फास्ट फूड जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। अंडरस्टैंड? The way stone tools were made also changed while earlier methods of making tools continued. Some tools and equipment were smoothened and polished by an elaborate process of grinding. पहले पत्थरों के औजार थे, फिर उन्होंने ग्राइंडिंग करके करके उसको क्या करा? नुकीला करा कि अब एक बार में कोई आदमी मर जाना चाहिए, अगर मुझे कोई क्रॉप काटनी है तो एक बार में उसको कट जानी चाहिए। तो जो औजार थे उनके वो क्या करने लगे? शार्प करने लगे। फिर क्या करने लगे? जैसे ही मेटल मिला उनको तो उनकी जो कवरिंग है वो मेटल से करने लगे, क्यों? पत्थर टूटने का डर था, बट मेटल का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना ही काटो काटो, है ना? फिर उससे बने उनके हथियार, फिर हुई वॉर, और आज का जो प्रेजेंट है वो सामने आया। एंड न्यू इक्विपमेंट इंक्लूडेड मोटर्स एंड पेस्टल्स फॉर प्रोसेसिंग एंड ग्राइंडिंग ग्रेन्स एज वेल एज स्टोन एक्सेस एंड हॉइस which were used to clear land for cultivation and for digging the earth to sow seeds. औजार बनने शुरू हुए किसके लिए? फार्मिंग के लिए, जमीन खोदना, सीड्स बोना, और पहले से कोई अननेसेसरी प्लांट्स जो है उनको काट के साफ करने से, उस लैंड को साफ करने के लिए भी यूज किया जाने लगा। तो उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से क्या बनाया? अपनी जरूरत के हिसाब से उन्होंने चीजें बनाई। Understand? In some areas, people learn to tap the ores of metals such as copper and tin. Sometimes copper ores were collected and used for their distinctive plus bluish green color. This prepared the way for the more extensive use of metal for jewelry and for tools subsequently. अब हम देखते हैं कि अभी जो सोर्सेज में हमें एवरेज में ज्वेलरी मिलती है वो किसकी मिलती है? कॉपर की मिलती है ना? और प्रेजेंट की बात करें तो हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है? गोल्ड है। अब बात करूं कि इन लोगों के लिए, क्योंकि जो कॉपर था वो उन्हें नया नया मिला था उस वक्त, है ना? और उसका जो ब्लड था वो ग्रीनी कलर उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था, और इतना कम मिलता था कि इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। आज हम कॉपर देखिए हर जगह मिल जाता है, पहले नहीं मिल रहा था इनको। और इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि क्या करें, वो इस कॉपर को बहुत ज्यादा निकाल सके। तो इनके लिए क्या था? इनके लिए वो ज्वेलरी का काम कर रहा था। तो उन्होंने क्या करा? एज ए ज्वेलरी और रेयर थिंग्स में उनका यूज करना शुरू करा। एंड देयर वाज आल्सो अ ग्रोइंग फैमिली विद अदर काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स एंड सीज। दिस इंक्लूडेड वुड stones including precious and semi-precious stones, metals and shells and obsidian volcanic lava. अब इनके लिए क्या था कि जो भी रेयर चीज मिले, जो या फिर कम चीज मिले, या फिर जिनका कलर अच्छा हो, सॉरी थोड़े अट्रैक्टिव दिखे, वो इनके लिए ज्वेलरी का काम करती थी। अब वो चाहे किसी मेमथ का टीथ हो या फिर कोई वोल्केनिक लावा हो जो ठंडा पड़ चुका है, पर वो क्या रेयर है क्योंकि मिलता नहीं इजीली। उनको क्या करा उन्होंने ऐसी चीजों में यूज करना शुरू करा जो उनके लिए क्या थी? इंपोर्टेंस रखती थी। टेम्पल्स में और ज्वेलरी में और खुद के जो पर्सनल इंस्ट्रूमेंट थे या फिर एसेसरीज थी उनमें उन्होंने या क्या करना है? यूज करना स्टार्ट करा होगा। एंड देन क्लियरली people were going from place to place carrying goods and ideas with them with increasing trade। और जैसे ही वो क्या करने लगे? ट्रैवल करने लगे तो अपने साथ अपनी बनाई चीजें ले जाने लगे। और जब उन्हें लगता कि अरे वो तो मुझे पसंद है, मुझे चाहिए, तो क्या करते? वो ट्रेड करते कि आप मेरी वो चीजें रख लो और मुझे जो आपके पास है वो दे दो। द ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स and the movements of people in place of the small community of early people now grew small state। फिर क्या थोड़े थोड़े सोसाइटी बनी, सोसाइटी से विलेज बना, विलेज से सिटी बनी, सिटी से स्टेट, स्टेट से कंट्री, कंट्री से ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसे स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट। ओके, while these changes took place slowly
over several thousand years, the changes had far-reaching consequences. Some scholars have described this as a revolution, as the lives of people were probably transformed beyond recognition. और क्या हुआ, ये जो चेंज था सिर्फ 1-2 साल में नहीं हुआ, 1000 years लग गए, और ये जो प्रोसेस था बहुत ज्यादा धीरे हो रहा था. क्या हो रहा था, जो हमारी इमेजिनेशन थी पहले उससे बहुत ज्यादा धीरे हो रहा था, बट एक पीक टाइम आने के बाद इसका जो रेवोल्यूशन इतना स्पीड से हुआ कि जितना हमने सोचा ही नहीं था कि एक एस्टिमेटेड टाइम होता है. क्या कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि पास में एंशिएंट जो ह्यूमन था उन्होंने लर्निंग तक कितना टाइम लगाया, और लर्निंग के बाद उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें कितना टाइम लगाया. तो जो टाइम गैप था वो बहुत ज्यादा था कि इसको इमेजिन नहीं किया जा सकता कि टेक्नोलॉजी आने के बाद जो ह्यूमन का रेवोल्यूशन था वो 10 टाइम्स बढ़ गया था. Got it? And then look out for continuities and changes as you explore these two contrasting themes in early history. Remember that we have selected only some examples of early societies of detailed study. There were other kinds of early societies, including farming communities and pastoral peoples, and there were often peoples who were hunter-gatherers as well as city dwellers, apart from the examples selected. अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है ना वो सारे नहीं है, बहुत कम एग्जाम्पल है. अब उसके अलावा जैसे कि मुझे किसी एक एरिया की स्टडी करनी है तो वहां किंग भी होगा, वहां लोग भी होंगे, और उन लोग में भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे जिसके बारे में हमें यहाँ नहीं दे रखा. तो हमें एक बार के लिए उसके बारे में भी सोचना है कि क्या वो वहां एग्जिस्ट करते थे. इट मींस कि उनका भी इस पूरे रेवोल्यूशन में क्या होगा, इंटरफेयर तो होगा. और इंटरफेयर अगर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तो 110% होगा जिसका हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं. और कभी कभी क्या होता था कि हिस्टोरियन जिन चीजों को देखते थे वो एक्चुअल में वैसी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पिक्चर है ना, 2 कपल डायनासोर है, क्या बोल रहे हैं कि वी विल बी टुगेदर फॉरएवर, कि हम साथ रहेंगे, हमेशा के लिए साथ रहेंगे. ये क्या हो रहा है, ये एक तरह का चेंज आ रहा है. एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं है ना, बड़ा सा भूकंप तबाही आ गई है जिसमें ये रो के अपना दुख जो है वो शेयर कर रहे हैं. अंडरस्टैंड, ये बोल रहे हैं कि नहीं हम साथ में रहेंगे. तभी ऐसी तूफान आया कि दोनों जो दब गए है ना, जमीन के अंदर चले कर वहीं खत्म हो गए. और उसके 65 मिलियन ईयर्स बाद जब एक्सकवेशन हुआ वो कुछ ऐसे मिले, तो क्या लिख दिया गया उसको कि डायनासोर क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. तो ऐसे क्लूज से भी हमें क्या करना है, बचना है. कि एक बार ये पढ़ने से पहले इसके बारे में सोचना, क्या ऐसी चीजें पॉसिबल हैं, क्या सिर्फ यही हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ भी पॉसिबल है. क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो शायद ही कभी हुआ हो. तो आज के लिए करते हैं हम इस चैप्टर को यहीं फिनिश. नेक्स्ट सेशन में हम इसको करेंगे आगे कंटिन्यू, जिसमें हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलने वाली है. और ये तो था सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ना. अभी तक पूरा का पूरा जो एक्सकवेशन है वो बाकी है, पूरा का पूरा एक्सकवेशन है जो बाकी है वो सारा का सारा हम पढ़ने वाले नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.